लास्ट टाइम हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का टॉपिक स्टार्ट किया था और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमने उसका टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉब्लम भी किया था विच वाज बेसिकली जो है वो एग्जाम्पल थी ग्रिफिथ्स की बुक में एग्जाम्पल 3.3 है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करते हुए टू डायमेंशनल लैपलेस इक्वेशन उसको हमने लिखा था partial v by partial x square plus partial v by partial y square equal 0। और इसको फिर हमने सॉल्व किया था कुछ बाउंड्री कंडीशंस के लिए। अब होता यह है कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स आपको जब दिए जाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर ही मैं बात कर रहा हूँ, तो लेप्लास इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक तो आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करते हो, यानी आप बेसिकली जब सॉल्व करने की बात करते हैं तो आपने सॉल्व ये करना होता है कि आपका जो पोटेंशियल है जो कि इन जनरल एक्स और वाई पे डिपेंड कर सकता है टू डायमेंशंस में, उसकी शक्ल क्या है। अ, और उसके लिए हमने कुछ स्टेप्स बताए थे जिसमें पहला स्टेप ये है कि जैसा कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का नाम भी है, हम इसको दो फंक्शंस में सेपरेट कर लेते हैं एक्स एंड वाई के अंदर। तो एफ जो है वो सिर्फ एक्स का फंक्शन है और जी जो है वो सिर्फ वाई का फंक्शन है। और इसको करने करने के बाद हमारे पास जो सॉल्यूशन आता है इन जनरल, जो हमने सॉल्यूशन लिखा था वो कुछ इस शक्ल का आता है, प्लस बी ई माइनस के एक्स टाइम्स सी साइन के वाई प्लस बी कॉस के वाई। तो ये जनरल सॉल्यूशन इसका बनता है जिसमें ए बी सी डी बेसिकली कोफिशिएंट्स हैं जिनको जिनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको बाउंड्री कंडीशंस दी गई होती हैं। तो जो प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम किया था उसी प्रॉब्लम से यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे, उस एग्जांपल की या उस प्रॉब्लम की कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ग्रिफिथ ने दी हैं और उनको अब हम सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, सो एग्जांपल 3.3 के अंदर हमें ये प्रॉब्लम दिया गया था जिसकी डायग्राम आप लोग जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये साइड के ऊपर जो दी गई है। और इस प्रॉब्लम में बेसिकली एक स्ट्रिप थी जिसकी दो इन्फिनिट शीट्स हैं जो जी एक्सिस में एक्सटेंड करती हैं, एक नीचे और एक ऊपर है। जो नीचे शीट है यानी जो y इज इक्वल टू जीरो पे है उस पर पोटेंशियल जीरो है, और जो y इज इक्वल टू ए कोऑर्डिनेट पे शीट पड़ी हुई है उस पर भी पोटेंशियल जीरो है। और यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो कि x इक्वल टू जीरो वाली साइड बनती है वहां पर एक जो है वो पोटेंशियल स्पेसिफाई किया गया है। ये जो ब्लैक रीजन है ये सारा रीजन जी एक्सिस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इन्फिनिट साइड पर है। तो ये था प्रॉब्लम जिसको हमने सॉल्व किया था। अब इसी से रिलेटेड जो है नेक्स्ट एक एग्जांपल है। अगर आप लोगों को याद हो तो जो हमारा सॉल्यूशन आया था इस प्रॉब्लम के लिए, वो सॉल्यूशन ये था कि जो वी एक्स वाई है दैट वाज इक्वल टू समेशन एन इक्वल्स वन टू इन्फिनिटी सी एन, जो कि फोरियर कोएफिशिएंट्स हैं, ई पावर माइनस एन पाई एक्स ओवर ए एंड देन साइन एन पाई वाई ओवर ए। ठीक है, तो ये हमने जेनेरिक सॉल्यूशन निकाला था। और फिर हमने ये कहा था कि सी एन को फाइंड करने के लिए हम साइन फंक्शंस की जो है वो ऑर्थोगोनैलिटी को इस्तेमाल करेंगे। तो सी एन जो है, जिनको बाज़ात फोरियर कोएफिशिएंट्स भी कहा जाता है, उनको मैं लिखूंगा सी एन इक्वल्स टू ओवर ए जीरो टू ए। ठीक है, जीरो टू ए से मुराद यानी हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इस एक्सिस के ऊपर, तो y इज इक्वल टू जीरो से लेके y इज इक्वल टू ए तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। एंड देन
जो पोटेंशियल चूंकि आपको दिया हुआ है वी नॉट वाई, सो दिस बिकम्स वी नॉट वाई साइन एन पाई वाई ओवर ए एंड देन डी वाई। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे वी नॉट वाई की कोई स्पेसिफिक फॉर्म दे दी जाएगी, तो मैं बस उसका फार्मूला यहाँ पे प्लग इन करूंगा और इस इंटीग्रल को हम सॉल्व करेंगे, जिससे हमें सी एन कोएफिशिएंट मिलेंगे, और वो सी एन कोएफिशिएंट हम यहाँ पे डालेंगे। और उसके बाद फाइनली हम जो है वो इस समेशन को, जो कि एन के ऊपर हम समेशन कर रहे हैं 1 to infinity, वो बेसिकली एक इन्फिनिट सीरीज बनेगी जिसको हम सम कर लेंगे, तो हमारे पास जो है वो पोटेंशियल की फाइनल फॉर्म आ जाएगी। तो इससे रिलेटेड एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, जिसके अंदर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और वो प्रॉब्लम ये है कि फर्ज करें, और ये भी मैं फिर ग्रिफिथ से ही ये प्रॉब्लम ले रहा हूँ, कि सपोज जो आपका पोटेंशियल है वी नॉट वाई, जो कि एट एक्स इक्वल टू 0 पे दिया हुआ है, इज कांस्टेंट। फर्ज करेंगे वो पोटेंशियल जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और उसकी वैल्यू है वी नॉट। सो वी नॉट बेसिकली एक कांस्टेंट पोटेंशियल है। तो अगर ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब है कि सी एन को मैं निकाल सकता हूँ 2/a, 0 to a, और वी नॉट चूंकि कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, एंड देन आप सिर्फ इंटीग्रेशन करेंगे साइन एन पाई वाई ओवर ए डी वाई की। इसकी अगर आप इंटीग्रेशन करें, क्योंकि सिंपल साइन फंक्शन है और y आपका वेरिएबल है, y पे आपने इंटीग्रेट करना है, तो साइन का फंक्शन कॉस की फिर शक्ल में आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1/पाई, ठीक है, सॉरी, एन एन पाई एंड देन 1 - कॉस एन पाई। सो ये आपका आंसर आ जाए। अब अगर आप इस फार्मूले पर गौर करें, जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ये फार्मूला एन पे डिपेंड करता है, और आपको याद हो तो एन जो है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर इसमें मैं एन को 1 पुट करता हूँ तो ये बनेगा कॉस पाई। कॉस पाई जो है वो -1 के बराबर होता है। लेकिन जब मैं एन इज इक्वल टू 2 पुट करता हूँ, तो यहाँ पर आ जाता है cos 2 पाई। cos 2 पाई जो है वो, ठीक है, सो cos पाई जो है वो -1 है। ये मैंने एन इज इक्वल टू 1 को पुट किया है। अगर एन इज इक्वल टू 2 को पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो ये बनेगा cos 2 पाई विच इज +1। अगर एन इज इक्वल टू 3 प्लग इन करेंगे, तो ये बनेगा cos 3 पाई, जो कि अगेन -1। एन इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा cos 4 पाई विच इज +1। तो आप नोट कर रहे हैं कि जहां जहां पर ऑड वैल्यू एन की आ रही है, वहां वहां पे आपको कॉस का जो फंक्शन है वो माइनस दे रहा है, और जहां जहां पर इवन वैल्यू आ रही है, वहां वहां पर आपको कॉस प्लस का फंक्शन देगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन या वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। ऑड एन वैल्यूज के लिए इसका आंसर और आएगा, और इवन एन वैल्यूज के लिए इसका आंसर डिफरेंट आएगा। सो दिस मीन्स कि जो सी एन है दैट विल बी इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, जब जब आपके पास कॉस की वैल्यू 1 आएगी, +1, तो 1 और +1 यहाँ पर है, सो 1 - 1 0। सो उस केस में ये हमेशा आपको 0 देगा। तो इसका मतलब है कि व्हेन n इज इवन, तो आपका सी एन जो है वो 0 हो जाएगा। और जब n ऑड होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑड के केस में कॉस एन पाई आपके पास -1 बनेगा, तो माइनस इस माइनस से मिलेगा तो +1 बनेगा। सो 1 + 1 2, एंड 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 बन जाएगा। सो इस केस में आपका जो आंसर है वो होगा 4v0 ओवर एन पाई व्हेन n इज ऑड। तो इसका मतलब है कि आपके सॉल्यूशन में जो सी एन है वो सिर्फ ऑड एन के लिए नॉन जीरो वैल्यू देगा, बाकी सब के लिए वो 0 हो।
सो इसका मतलब ये है कि मैं अपने फाइनल रिजल्ट को यूं लिख सकता हूँ कि वी एक्स वाई इज इक्वल टू, ये मैं दोबारा वही वही वैल्यू लिख रहा हूँ जो जो मैंने पहले यहाँ पे ऊपर लिखी थी, समेशन एन वाली। सो सिग्मा एन इक्वल्स 1 to infinity, सी एन की वैल्यू जो है वो आएगी, ऑड वैल्यूज के लिए वो जीरो, नॉन जीरो है, सो 4v0/n पाई। और साथ ही मैं यहाँ पे समेशन की जो लिमिट है वो चेंज कर दूंगा, और मैं लिखूंगा n1 3 5 एंड सो ऑन। एक्सक्यूज मी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर समेशन में ऑलरेडी आपको हमने स्पेसिफाई कर दिया है कि सिर्फ ऑड वैल्यूज ऑफ n के लिए ये रिजल्ट हम लिख रहे हैं। तो जहां जहां n आएगा इसका मतलब वो ऑड वैल्यू होगी। एंड देन इसके साथ क्या आना है, साइन n पाई y/a। एंड देन साथ क्या आएगा, e माइनस जो भी उसके एक्सपोनेंशियल में था, n πx/a। तो ये आपका सोल्यूशन है। कब? जब आपको ये वाली कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है डायग्राम में वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया कि इस वी नॉट वाई की जगह पे ये वी नॉट जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल है उसकी वैल्यू प्लग इन की, एंड देन जस्ट इंटीग्रल को सॉल्व किया। तो अब आपके पास ये जो फंक्शन आया है, दिस इज योर सोल्यूशन। ठीक है जी। ठीक है, ये सोल्यूशन है फॉर वी नॉट कांस्टेंट एट x = 0। सो अब आपने क्या करना है कि इसकी इन्फिनिट सीरीज को सम करना है। इसकी सम टाइम्स ऐसा होता है कि इन्फिनिट सीरीज का सम आपको किसी कॉम्पैक्ट फॉर्म में नहीं मिलता, लेकिन इस केस में वो मिलता है, और मैं ये एक्सरसाइज अब आप पे छोड़ता हूँ। आप इसको सम कर लें इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, आप लिख सकते हैं इस पोटेंशियल को। ये बेसिकली एक फोरियर सीरीज है जिसमें एक साइन का फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है। तो एक तरीका ये है कि आप इसकी एक एक टर्म को अलग अलग करके लिख लें, बाकी दूसरी मैथमेटिकल टेक्निक्स लगा के वी एक्स वाई की कॉम्पैक्ट फॉर्म आप लिखेंगे, विच विल बी 2v0/पाई tan इनवर्स एंड देन साइन पाई y/a एंड देन डिवाइडेड बाय साइन हाइपरबोलिक पाई x/a। तो ये इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म है इस फोरियर सम की। ठीक है, सो ये tan इनवर्स आ गया। सॉरी, इट्स इन्फिनिट सीरीज, इस तरह कह लें, इन्फिनिट सीरीज का सम है। अच्छा, इसका एक और तरीका ये है कि आप एक एक एन वैल्यू उठाते जाएं और उसके लिए आप इस पोटेंशियल को निकालते जाएं। ग्राफिकली भी आप इसको देख सकते हैं। उसमें ये होगा कि जब आप n = 1 यहाँ पे प्लग इन करेंगे, आपके पास पोटेंशियल की एक फॉर्म आएगी। सो लेट्स से n = 1 के लिए मैं ये पोटेंशियल लिख रहा हूँ। सो ये होगा वी एक्स वाई इक्वल्स, अब चूंकि n = 1 के लिए लिख रहा हूँ, सम नहीं कर रहा, तो सिंपली मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा 4v0/पाई, बिकॉज n 1 है, साइन पाई y/a एंड देन एक्सपोनेंशियल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल माइनस पाई x/a। ठीक है, इसी तरह अब आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। ये एक साइन और एक्सपोनेंशियल का मिक्स फंक्शन है, यानी एक्स एक्सिस में ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है और वाई एक्सिस में ये ऑसिलेट कर रहा है। अब अगर आपके पास कोई कंप्यूटर प्रोग्राम है, उसको आप इस्तेमाल करके इसको प्लॉट कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि इसकी शक्ल जो है वो कैसी होगी। ठीक है। अच्छा, न्यूमेरिकली इसको प्लॉट करने के लिए आपको वैल्यूज एज्यूम करनी पड़ेंगी वी नॉट की। पाई तो चूंकि कांस्टेंट है, तो वी नॉट और ए, इसकी कोई रीजनेबल वैल्यू आप फर्ज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब वी नॉट की वैल्यू आप मिसाल के तौर पे 1 वोल्ट ले लें। ठीक है। अ, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि बजाय इसके आप वी नॉट की वैल्यू लें, आप इसको v/v0 करके लिख लें। तो उससे क्या होगा कि ये बनेगा 4/पाई, साइन पाई y, और 1/a। 4/पाई, 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 4/
सिंपलेस्ट केस ये होता है कि मैं ए को भी 1 ले लेता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे साइन पाई वाई और माइनस पाई एक्स ओवर वाई, ए को मैंने चूंकि 1 कर दिया है, तो ए इज इक्वल टू 1 के लिए अब ये मैंने अपनी तरफ से नंबर बनाया है, जिस भी किसी भी यूनिट्स में दिया हो तो आप उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये अब डिपेंड करेगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम दिया गया इस तरह का, तो वहां पे आपका ए की वैल्यू उन्होंने दी होगी। लेकिन न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए मैं इसको सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं सपोज कर रहा हूँ। अब आप क्या करेंगे, अब आप एक तरफ जो है वो प्लॉट करेंगे वी ओवर वी नॉट को, और एक्स एक्सिस के ऊपर आप प्लॉट कर लेंगे एक्स को। ठीक है, तो एक्स की कुछ रेंज आप ले लें, ठीक है, मिसाल के तौर पे एक्स की रेंज भी आप 0 से 1 तक ले लें, ठीक है, तो दरमियान में 0.5 होगा एंड सो ऑन। इसी तरह वी ओवर वी नॉट की भी कुछ वैल्यू जो है वो आपको मिलती रहेगी। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि मिसाल के तौर पे इसका जो फंक्शन है वो एक साइन फंक्शन था, लेकिन चूंकि एक्सपोनेंशियल है तो उसको डिके करवाएगा। तो इसकी जो शक्ल है वो कुछ इस तरह की होगी कि साइन फंक्शन साइन 0 0 पे है, ठीक है ना, वाई 0 पे 0, तो ये बढ़ना शुरू करेगा, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते ये 0.5 के ऊपर इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। लेकिन चूंकि एक्सपोनेंशियल डिके है एक्स एक्सिस में, तो जो ही आप एक्स एक्सिस में आगे जाएंगे तो ये वहां तक पहुंचते पहुंचते डिके कर जाए। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये जो n इज इक्वल टू 1 का सोल्यूशन, वो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप n इज इक्वल टू 2 का सोल्यूशन इसके अंदर ऐड करेंगे, अब वो मैं उसकी वैल्यू एक्सप्लिसिटली यहाँ पे नहीं लिखूंगा, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि अगर n इज इक्वल टू 2 की वैल्यू लेते हैं तो क्या होगा कि ये फिर आपका जो फंक्शन है वो जाएगा ऊपर, लेकिन ये थोड़ा सा ऑसिलेट भी करेगा, ठीक है, और लेकिन जो कि एक्स ने इसको डिके करवाना है, तो 1 पे पहुंचते पहुंचते ये दोबारा जो है वो डिके कर जाए, तो इसको मैं n इज इक्वल टू 2 का सोल्यूशन कहूंगा। ये अब आप खुद प्लॉट भी कर सकते हैं, आपको प्रोग्राम भी इस्तेमाल करके इसको कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इसको चलते जाएं, मिसाल के तौर पे अगर आप सी ले लें, ठीक है, तीसरा सोल्यूशन जो कि कुछ और कलर मैं यूज करना चाहता हूँ, वो हो सकता है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा फास्ट हो, ठीक है, तो वो ज्यादा तेजी से ऑसिलेट करेगा और फिर आखिरकार वो भी जो है वो 1 पे जाके चला जाएगा। तो ये जो है वो n इज इक्वल टू 3 पे सोल्यूशन है। तो अगर आप करते जाएं करते जाएं करते जाएं, तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा टर्म्स ऐड करने के बाद आपका जो सोल्यूशन है वो एक तरह से किसी खास कांस्टेंट वैल्यू के ऊपर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये समझ लें कि v ओवर वी नॉट इक्वल टू 1 है, क्योंकि आपका जो पोटेंशियल था वो कांस्टेंट था। तो v इज इक्वल टू वी ओवर वी नॉट की वैल्यू 1, यहाँ पे 1 है। 1 होने का मतलब ये होगा कि v इज इक्वल टू वी नॉट, यानी जो आपका जो पोटेंशियल जो आपने लेप्लास इक्वेशन से फाइंड किया है वो अप्रोक्सीमेट करेगा उस पोटेंशियल को जो कि कांस्टेंट पोटेंशियल दिया गया है। और ये इसको चेक करने का एक न्यूमेरिकल तरीका जो है मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक तरीका तो ये है कि आप कुछ प्रॉब्लम्स के अंदर डायरेक्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म निकाल लेंगे, जैसे इस प्रॉब्लम के अंदर हमें कॉम्पैक्ट फॉर्म डायरेक्टली भी मिल गई है, तो अगर मैं डायरेक्टली इस फंक्शन को प्लॉट कर लूँ तो उससे भी मुझे सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि अगर आप कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं निकालना चाहते तो फिर आप इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, और आप ये करेंगे कि ये वाला जो पोटेंशियल है इसको अब आप एक एक टर्म इसकी निकालते जाएंगे। एन इज इक्वल टू, सॉरी, हाँ यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक की है, और वो ये कि जो n इज इक्वल टू 2 है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा n जो है वो ऑड वैल्यूज लेता है। तो यहाँ पे मैं n इज इक्वल टू 3, और जहाँ पे 3 है वहां पे उसको 5 कर दूँ। सॉरी, ये ठीक नहीं था, हाँ अब ये बात ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए ना, हमने ये कहा था कि जो n है वो ऑड वैल्यूज लेता है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 का फंक्शन आएगा, 3 का आएगा, 5 का आएगा एंड सो ऑन। अब जितनी ज्यादा, चूंकि ये इन्फिनिट टर्म्स इसके अंदर आ सकती हैं, तो न्यूमेरिकली ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इन्फिनिट टर्म्स को सम करें। तो हम तब तक इसको सम करते रहेंगे जब तक कि हमें एक रीजनेबल जो है वो अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं मिल जाती। तो एज ए सोल्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन कहते हैं, एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं कहते। एग्जैक्ट सोल्यूशन यही वाला है जो यहाँ पे मैंने कॉम्पैक्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ। तो ये यहाँ तक हमने जो है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो हमारा फाइनल पोटेंशियल आता है हमारी गिवन कंडीशंस के अंदर,
उसको प्लॉट करना हमने सीख लिया। ओके, सो इसी एग्जांपल से रिलेटेड ये एक प्रॉब्लम है। अगेन ये ग्रिफिथ की बुक में थर्ड एडिशन में प्रॉब्लम 3.212 है। तो ये एक प्रॉब्लम है और उसमें कहा गया है कि फाइंड द पोटेंशियल इन द इन्फिनिट स्लॉट ऑफ एग्जांपल 3.3, वही जो पहले हमने लिया है। बस ये है कि बाउंड्री इस दफा चेंज कर दी है। उसने कहा जो बाउंड्री है x इक्वल टू 0 पे जो पड़ी हुई थी, कंसिस्ट ऑफ टू मेटल स्ट्रिप्स। ठीक है, एक की बजाय उसके अंदर दो मेटल स्ट्रिप्स लगी हुई हैं, वन फ्रॉम 0 टू a/2। ठीक है, तो आप देखें, वापस अगर मैं जाऊं तो इसको अगर हम कॉपी कर लें, सो राइट, सो ये है एग्जांपल। राइट, सो इस केस के अंदर क्या है कि जो जो स्ट्रिप थी एग्जांपल 3.3 में, उसकी वो बात कर रहा है कि जो 0 से a तक पहले एक ही पोटेंशियल था। ठीक है, एक ही पोटेंशियल की वैल्यू थी। अब वो कह रहा है कि 0 से a/2 तक जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, v0। ठीक है, यानी आधे आधे हिस्से तक पोटेंशियल कांस्टेंट है, यानी 0 से a/2 तक। और जो बाकी हिस्सा है a/2 से a तक, ठीक है, वहां पे एक नेगेटिव पोटेंशियल है। और इसमें एक बात याद रखें कि ये जो मेटल स्ट्रिप है ये इन दोनों प्लेट से आजाद पड़ी हुई है। क्योंकि अगर कोई ग्राउंडेड प्लेट हो और अगर एक चार्ज प्लेट हो, अगर आप उनको दोनों को टच करें तो वो शॉर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाला काम ये यहाँ पे मतलब नजर नहीं आ रहा है इस डायग्राम की रेजोल्यूशन के ऊपर। बट ये चीज प्रॉब्लम में एग्जांपल 3.3 में उसने खुद भी बताई हुई थी कि जो मेटल स्ट्रिप होगी या एक से ज्यादा स्ट्रिप्स होंगी, दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम दी दीज टू मेटल प्लेट्स। अब वो कैसे आइसोलेट की है, हो सकता है दोनों के दरमियान थोड़ी सी उसने कोई इंसुलेटिंग ग्रीस लगा दी है, कोई मटेरियल ऐसा लगा के उस प्लेट को जोड़ा हुआ है साइड के ऊपर कि उनमें से करंट पास ना हो, यानी उनका वो जो शॉर्ट ना हो सर्किट उनका। तो ये एक चीज आपने ध्यान में रखनी है। बहरहाल, तो सेम प्रॉब्लम है जो हमने पहले किया था, सेम फार्मूले लगेंगे। सिर्फ ये कि आपकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, क्योंकि अब बाउंड्री कंडीशन ये है कि 0 से a/2 तक आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है और a/2 से a तक -v0 है। तो पहले मैं बाउंड्री कंडीशंस जो है वो लिखता हूँ। ठीक है, सो बाउंड्री कंडीशंस आर चेंज, सो आई विल राइट बाउंड्री कंडीशंस। बाकी प्रॉब्लम सेम टू सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी वैसे ही लगेगा जैसे पहले लग रहा था। तो बाउंड्री कंडीशन इस केस में क्या बन जाती है कि आपका जो v0y है, इसके दो हिस्से हैं। ठीक है ना, ये जो पोटेंशियल यहाँ पे v0y स्पेसिफाई किया था 0 से a तक, अब उसको मैं दो हिस्सों में तकसीम कर लूंगा, 0 से a/2 तक और फिर a/2 से a। सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एक हिस्सा बनेगा 0 से y की वैल्यू a/2 तक। ठीक है, एंड दूसरा हिस्सा बनेगा a/2 से y की वैल्यू a तक जाएगी। जब 0 से a/2 तक है तो आपके पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट है v0, और जब a/2 से a तक है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -v0। राइट, तो ये आपके पास बनेगा। इसका सोल्यूशन मुझे ऑलरेडी पता है। ठीक है, पोटेंशियल जो मैंने निकालना है, क्योंकि मैंने इस एग्जांपल को पहले अभी सॉल्व किया है, तो मैं इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो दोबारा लिखूंगा, pxy, and then that will be equal to summation n equals 1 to infinity, or cn exponential minus n pi x over a sin n pi y over a। तो ये था पोटेंशियल, और सी एन जो है वो था इंटीग्रल 2/a 0 to a। इज दैट करेक्ट? let me check again. Cn was equal to, yes, 2/a 0 to a v0y, and then sine n pi y over a। तो ये मेरा सोल्यूशन, तो सोल्यूशन मुझे पहले ही पता है। बस अब यहाँ पे फर्क ये आएगा कि जब आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से a तक, तो उस इंटीग्रेशन के अंदर ये फंक्शन के दो डिफरेंट हिस्से आएंगे। एक आएगा 0 से a/2 तक,
और दूसरा आएगा a/2 से a तक। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो उसको करने के लिए सी एन को मैं दो हिस्सों में तकसीम कर लूंगा, राइट। याद रखें कि इसमें सिर्फ चूंकि वी नॉट दोनों में है, एक एक हिस्से में प्लस है और एक हिस्से में माइनस है। सो मैं ये करूंगा कि वी नॉट को एक ही दफा कॉमन ले लूंगा। सो 2v0/a, और इसके दो हिस्से बनेंगे इंटीग्रल के, 0 to a/2 dy। यहाँ भी dy आना था तो मुझे याद नहीं रहा। साथ ये फंक्शन आ जाएगा साइन n π y/a, और प्लस इसमें करेंगे 0 a/2 से a, और चूंकि साथ माइनस पोटेंशियल में है तो ये प्लस को मैं माइनस में चेंज कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज a/2 से a तक जो पोटेंशियल है दैट इज -v0, वो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा है और v0 मैंने पहले ही ब्रैकेट से बाहर निकाल दिया। एंड देन a/2 to a साइन n, तो a की वही फंक्शन है जिसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन अब लिमिट्स चेंज हो गई, राइट। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, सो दिस विल बिकम cn इक्वल्स 2v0/a, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा, कॉस का फंक्शन आएगा, सो माइनस कॉस n π y/a, और नीचे आर्गुमेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा n π/a, एंड देन इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to a/2, फिर आएगा प्लस। अब ये प्लस कहाँ से आ रहा है, क्योंकि साइन का जो डेरिवेटिव इंटीग्रल है वो माइनस कॉस है। तो जब मैं इसको n π/a डिवाइडेड बाय n π/a लिखूंगा तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी a/2 टू a। एंड देन थोड़ा सा इसको आप सॉल्व करें तो दिस विल बिकम 2v0/n, सब में कॉमन आ रहा है, पाई भी सब में कॉमन आ रहा है। सो जस्ट अ सेकेंड, n π, a से a कट जाएगा, एंड देन ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस कॉस n π/2, a/2 में वैल्यू पुट कर रहा हूँ ना, ठीक है। ये जो लिमिट है ये मैंने यहाँ पे प्लग इन कर दी। इसी तरह ये लिमिट्स भी मुझे प्लग इन करनी है यहाँ। एनी हाउ n/2 आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉज लोअर लिमिट जो है वो जीरो आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर कॉज अपर लिमिट आ जाएगी n π, a से a कट गया, एंड देन माइनस कॉस लोअर लिमिट आ जाएगी n π/2, एंड दिस इज माई cn। अच्छा, इसमें कॉस जीरो जो है ये 1 है, ये आपको पता है, और कॉस n π/2। अब अगेन याद रखें कि जो हमारा n है वो आता है 1 से 1 2 3 4 एंड सो ऑन तक जाता है, ठीक है। तो आप वही वाली कंडीशन यहाँ पे अब लगाते जाएं। आपको पता है कि जब n=1 होगा तो cos पाई जो है वो -1 होगा, लेकिन जो cos π/2 है वो क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह n=2 आप लगाएं तो cos 2 पाई जो है वो क्या हो जाएगा, +1, और cos जो है जब n को 2 प्लग प्लग करेंगे तो ये बन जाएगा अगेन cos पाई विच इज इमेंस। तो ये वाली कंडीशंस आप लगा के इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है। तो जो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, अब इसको इसको आपको चेक करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सी एन जो है आप देखेंगे इसकी जो जो फॉर्म बनेगी वो होगी 2v0/n π, और cos 0 1 है। अच्छा, पहली टर्म जो है वो है माइनस cos n π/2, और जो दूसरी जो लास्ट के ऊपर भी एक टर्म लिखी हुई है वो भी है माइनस कॉस n π/2, यानी ये और ये टर्म, इन दोनों को मैं मिलाऊंगा तो ये बनेगा -2 cos n π/2। cos जीरो की वैल्यू 1 आ जाएगी, सो ये बनेगा 1 -2 cos n π/2, बल्कि हाँ, और प्लस cos n π वाली टर्म यहाँ पे मैंने इनको जस्ट कंबाइन कर लिया। अच्छा, और
इसको अब आप डिफरेंट वैल्यूज के लिए अब आप इसको लिखते जाएं, तो जो आपका अगेन फार्मूला बनेगा, मैं अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि सी एन की वैल्यू जो है वो 8 V0/n पाई बनेगी जब मेरे पास n की वैल्यू 2 होगी, और इसके अलावा 6, 10 एटसेट्रा, और ये 0 होगी अदरवाइज। इस पॉइंट को अगर आप अब आपने समझना है तो आप इस पे बस वैल्यूज पुट करके देखें। n = 1 पुट करें तो cos पाई -1 आएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे 1 और -1 0 आएगा, और सी एन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो n = 1 के लिए 0 है। 2 पुट करके देखें, cos 2 पाई जो है वो +1 होगा, और यहाँ पे cos जो है वो 2/2 कैंसिल होके cos पाई आएगा, cos पाई -1 देगा, एंड देन -2, सो ये 2 और ये 2 और ये +2 बनेगा, तो टोटल जो है यहाँ पे 4 बनेगा। 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 8 V0/n पाई, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। एंड सिमिलरली बाकी टर्म्स भी आप चेक कर सकते हैं, ये बस अब थोड़ा सा समझने के एक्सरसाइज है, बट दिस इज द फॉर्म ऑफ सी एन फॉर दिस करंट प्रॉब्लम। सी एन अगर आपको मिल गया तो फिर बस आपको पोटेंशियल भी मिल गया। सो इसका मतलब है कि जो मेरा वी एक्स वाई है, अ, जिसकी, चलें जनरली मैं एक दफा फिर लिख लेता हूँ, विच वाज किधर गया, वी एक्स वाई था, n = 1 to ∞, इन जनरल इसकी वैल्यू थी 1 to ∞, सी एन, एंड देन एक्सपोनेंशियल एंड साइन फंक्शन, सो एक्सपोनेंशियल -n पाई x/a, एंड देन साइन n पाई y/a। तो अब अगर इसमें मैं सी एन की कंडीशन पुट करूं तो सी एन की कंडीशन ये है कि सिर्फ इन वैल्यूज के लिए वो 8 V0/n पाई की वैल्यू देता है, अदरवाइज 0 है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, अपने समेशन में लिमिट चेंज कर दूंगा और लिखूंगा n = 2, 6, 10 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। सी एन की वैल्यू आ जाएगी 8 V0/n पाई, एंड साथ में आपके पास आ जाएगा exponential -n पाई x/a, and then sine n पाई y/a. So this is my potential, ठीक है, for the boundary condition, जिसमें मेटल प्लेट जो है उसके दो तरह के पोटेंशियल हैं, उस मतलब वो आधी प्लेट डिवाइड की हुई है पॉजिटिव पोटेंशियल में, ठीक है, और आधी प्लेट डिवाइड की हुई है नेगेटिव पोटेंशियल में अलोंग द वाई एक्सिस। तो इस प्रॉब्लम में सिंपली आपने ये देखा है कि इसमें तो मुझे खैर बाउंड्री कंडीशन भी चेंज नहीं करनी पड़ी, वो इसलिए कि जो प्रॉब्लम की डायग्राम है वो सेम, सिर्फ जो चीज चेंज करनी पड़ी है वो पोटेंशियल है, क्योंकि यही पोटेंशियल, यही सिर्फ उन्होंने इस प्रॉब्लम में कहा था कि जो पोटेंशियल है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। सो इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम। तो मैंने स्टार्ट ही वहां से किया जहां पे मुझे आंसर ऑलरेडी पता था फॉर द बाउंड्री कंडीशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, एंड देन आई जस्ट अप्लाइड द V0 y, और सी एन को इंटीग्रेट जब करना था दो हिस्सों में तकसीम किया, एंड देन उस सी एन की वैल्यू वापस उस पोटेंशियल में प्लग इन की, एंड देन दिस इज माय फाइनल फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल। अब आप चाहें तो कोशिश कर लें इसकी कोई इम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म निकालने की, या फिर आप इसको प्रोग्राम इस्तेमाल करें और इसकी डिफरेंट एन की जो टर्म्स हैं अ, उनको आप सम करते जाएं, और इससे आपको फिर एक अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन जो है वो मिल जाएगा, बिल्कुल जैसे हमने एग्जाम्पल 3.3 में किया था कांस्टेंट पोटेंशियल। नेक्स्ट, ये ग्रिफिथ का थर्ड एडिशन का प्रॉब्लम है 3.13, और ये भी चूंकि इसी एग्जाम्पल 3.3 से रिलेटेड है, तो मैंने सोचा कि इसको हम पहले जो है वो कर लेते हैं। अच्छा, इस प्रॉब्लम के अंदर भी वही बात कर रहा है कि फॉर द इनफिनिट स्लॉट एग्जांपल 3.3 डिटरमिन द चार्ज डेंसिटी ऑन द स्ट्रिप एट x = 0, assuming it is a conductor at constant potential V0। ठीक है, सो सेम कंडीशन है पहले वाली,
जिसमें कि आपके पास सेम डायग्राम आएगी जैसा कि पहले डायग्राम थी, और इस वी नॉट वाई की जगह पे एक कांस्टेंट पोटेंशियल है जो कि 0 से ए तक कांस्टेंट है। लेकिन इस प्रॉब्लम के अंदर उसने ये कहा है कि आप कंडक्टिविटी निकालें। फर्ज करें कि ये कंडक्टर है, ये जो प्लेट है यानी मेटल है कोई फॉर एग्जांपल, और उसके ऊपर एक कांस्टेंट वी नॉट पोटेंशियल है। तो आप ये बताएं कि उस इन्फिनिट शीट के ऊपर जो जो कंडक्टेंस है वो क्या है। तो कंडक्टेंस निकालने के लिए पहले पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि इस प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व किया है एग्जांपल 3.3 में कांस्टेंट पोटेंशियल के लिए। सो इसका जो सोल्यूशन है वो मुझे ऑलरेडी पता है। वो मैं पहले लिखूंगा वी नॉट सॉरी वी एक्स वाई इज इक्वल टू, अगर आपको याद हो, 4v0/पाई। ऑड एन के लिए इसका सोल्यूशन हमने लिखा था, n इज इक्वल टू 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। एंड सिंपली यहाँ पे आएगा 1/n एक्सपोनेंशियल माइनस n पाई x/a एंड देन sin n पाई y/a। तो ये सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का जो यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हेन दिस v नॉट y इज कांस्टेंट। ठीक है, तो ये भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। अब हमें निकालनी कंडक्टिविटी या सरफेस कंडक्टिविटी। चलें सिग्मा वाई निकालनी। तो अगर आपको याद हो, सिग्मा निकालने का फार्मूला इन जनरल क्या होता है। तो सिग्मा निकालने का फार्मूला हमने काफी दफा यूज किया है, विच इज माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी बाय पार्शियल एन। इस एन को इस एन से कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, बट कन्वेंशन है। ये एन बेसिकली नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं कि इसको मैं एन प्राइम कह देता हूँ। तो एन प्राइम से यहाँ मुराद जो है वो क्या है, नॉर्मल वेक्टर। तो दे आर नॉट सेम सेम, वो इंटीजर है, वो सिर्फ हमने उसको आप चाहें तो के कह लें, डजंट मैटर। तो अब हमें ये कहा गया कि आपने इसको जो है वो इंटीग्रेट करना, सॉरी डेरिवेटिव लेना। तो डेरिवेटिव लेना है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू अ नॉर्मल वेक्टर, और ये नॉर्मल वेक्टर सरफेस के नॉर्मल होना चाहिए। जो सरफेस हमें कही गई है, जिस सरफेस को हमें इस्तेमाल करना है, और उसका भी यहाँ पे बताया गया है कि वो वाई एक्सिस के ऊपर मौजूद है। ठीक है, सो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। जब आप सिग्मा वाई निकालना चाहते हैं, तो अब आपको ऐसा नॉर्मल वेक्टर ढूंढना है कि जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर हो जहां पे पोटेंशियल दिया गया है। तो जो पोटेंशियल है वो वाई के ऊपर दिया गया है। तो इस सरफेस के ऊपर, ठीक है, ये जो ब्लैक वाली सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल दिया गया। तो वाई के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इसका मतलब है कि जो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन है इस केस के अंदर, विच इज एन प्राइम, उसकी जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझने की, कि चूंकि आप जो कंडक्टिविटी है वो वाई एक्सिस पे निकालना चाह रहे हैं, आपकी जो सरफेस है वाई एक्सिस पे पड़ी है, विच इज दिस सरफेस। तो इस वाई एक्सिस की सरफेस के जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो उधर ही होगा जिस तरफ आपका एक्स एक्सिस है। तो इसलिए आपने जब इसको लिखना है सिग्मा वाई को, तो आप इसको ट्रांसलेट करेंगे इस तरह, पार्शियल बी बाय पार्शियल एक्स। और अब आपको चूंकि ये पोटेंशियल की फॉर्म एक्स वाई दोनों में दी गई है, और आपने डेरिवेटिव सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, सो आई थिंक ये अब सिंपल प्रॉब्लम होना चाहिए। इसको अब आपने सॉल्व करना है, और उसके ऊपर फिर आपने लिमिट ये लगानी है कि एक्स जो है वो जीरो है। डेरिवेटिव जब आप निकाल लेंगे तो फिर आपने एक्स को जो है वो जीरो प्लग इन कर देना है, क्योंकि यही आपसे पूछा गया है। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो के ऊपर आपने कंडक्टिविटी निकालनी है। सो सिंपली पोटेंशियल आपको दिया गया है, सिग्मा आपको पता है डेरिवेटिव है, तो उस डेरिवेटिव को मैं लिखूंगा सिग्मा वाई इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन नॉट पार्शियल बाय पार्शियल एक्स, और v की जो वैल्यू है वो है 4v0/पाई सिग्मा n इक्वल्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी।
1/n exponential minus n pi x/a and then sine n pi y/a। ये डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को आप एवेल्युएट कर लें तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ, विच विल बी 4 एप्सिलॉन नॉट v नॉट ओवर पाई, ये सारे कांस्टेंट इकट्ठे कर लिए, and then summation n equals 1 3 5 so on up to infinity। और x पे जब आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे फिर x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, e टू द पावर 0 1 आएगा। सो फाइनल आपका जो आंसर है वो आ जाएगा n पाई y ओवर a। और चूंकि यही आपसे पूछा गया था कि कंडक्टिविटी जो है वो y पे डिपेंड करती है, तो बिल्कुल जब आप x का डेरिवेटिव ले लेंगे तो जो वेरिएबल बाकी बचेगा वो y का वेरिएबल ही होगा। सो दिस इज योर आंसर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन जो है वो y कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। तो यहाँ तक इस लेक्चर में हम करेंगे, और ये सारा जो जो कुछ भी मैंने बात की है ये एग्जाम्पल 3.3 इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स ग्रिफिथ्स की जो बुक है 3rd एडिशन, उसका ये प्रॉब्लम्स हमने किए हैं। और ये सारे जो हैं वो सिर्फ इसी डायग्राम के लिए थे, जिसको हमने पहले सेपरेशन और वेरिएबल लगा के उसका जनरल सोल्यूशन निकाला, और फिर जैसे जैसे हमारी बाउंड्री कंडीशन चेंज, हमारा पोटेंशियल जो है वो चेंज होता गया है, वैसे वैसे हमारे आंसर्स भी चेंज होते गए। तो ये एक अच्छी एक्सरसाइज है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर। अब अगर आपकी ज्योमेट्री चेंज कर दी जाएगी, इस ज्योमेट्री की बजाय कोई और ज्योमेट्री आपको दे दी जाएगी, किसी और तरह का प्रॉब्लम आपको देंगे जिसमें कि पूरे सिस्टम की ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, उसमें फिर आप सेपरेशन वेरिएबल को फिर शुरू से करेंगे। फिर ये नहीं होगा कि आपको सोल्यूशन ऑलरेडी पता हो। यहाँ तो सोल्यूशन इसलिए पता है क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम जो आज हम कर रहे हैं वो इस जियोमेट्री के लिए है, ज्योमेट्री नहीं बदली। लेकिन अगर जियोमेट्री बदल जाएगी तो फिर आपके प्रॉब्लम की जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, और आपका जो जनरल सोल्यूशन है वो भी चेंज हो जाएगा, एंड देन फिर स्पेसिफिक सोल्यूशन भी चेंज हो जाएंगे। तो उसके लिए कुछ और एग्जांपल्स हैं जो ग्रिफिथ में दी हैं, जैसे एग्जांपल 3.4 या एग्जांपल 3.5 है, उनको अब आप खुद से करके देख सकते हैं। इसके अलावा प्रॉब्लम 3.14 है, प्रॉब्लम 3.15 है, उनको भी अब आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, जिसमें कि जियोमेट्री चेंज होगी और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम की बाउंड्री कंडीशंस हैं वो भी चेंज हो जाएंगी, और जनरल सोल्यूशन जो है उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, और फिर उसकी बेस पे आगे स्पेसिफिक सोल्यूशन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करना था, और अभी हमने सिर्फ 2 डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन की एग्जांपल की है। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, एंड देन फाइनली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर भी लैपलास इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।